नमस्कार, मेरा नाम है अभय शर्मा और हम आए हैं जागरण इंडिया न्यूज़ से, आपका चैनल, आपकी खबरें, आपके द्वारा। और आज हम आए हैं मिलने एक क्रिमिनल लॉयर से, तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकिशोर चौहान है। सर आप इस फील्ड में कब से हैं? आपको कितना एक्सपीरियंस है? मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा सर, और ये एडवोकेट बनते कैसे, मतलब क्या प्रोसेस होती है? क्या कोर्स होता है, उसके बाद आप परस्यू करते हैं ये कोर्स? एडवोकेट बनने के लिए आप 12th पास करी है अगर आपने, तो आपको उसके बाद बीएलएलबी का कोर्स करना पड़ता है। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, तो आप 3 साल का एलएलएम भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और वो अगर आप पास कर देते हैं, तो आप एडवोकेट बन जाएँगे। सर तो जैसे हम देखते हैं कि लॉयर होता है, इसमें मतलब बहुत सारी फील्ड होती हैं। आप किस फील्ड के लॉयर हैं? मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ। ओके, आप क्रिमिनल लॉयर हैं। तो आप अपने घर से पहले लॉयर हैं या और भी लॉयर थे, या फिर कुछ फैमिली ट्री सीन है, क्या है मतलब? मैं अपने घर से पहला लॉयर तो नहीं हूँ। मेरी मम्मी भी लॉयर थी जो 2002 में बनी थी और 2015 तक वो एडवोकेट थी। 2015 में वो एक्सपायर हो गई थी और मेरे पापा भी एडवोकेट हैं, इसलिए मैंने एडवोकेट बना हूँ। क्योंकि एडवोकेट में आपको स्ट्रगल थोड़ा करना पड़ता है और जिनकी हायरार्की है, तो उनको केसेस नॉर्मली मिल जाते हैं, उनका काम सेटल रहता है, तो उनको ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और मेरा इसमें इंटरेस्ट भी था क्योंकि बचपन से ही मेरे को उस भारत का जो संविधान है, जो कानून है, उसको जानने का बड़ा शौक था कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। और फिर मैंने जब किताबें पढ़ी कानून की, तो मेरे को समझ में आया कि भारत का संविधान बहुत बड़ा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट संविधान भी बोल सकते हैं हम इसको और इसलिए मैंने जब ये पढ़ा, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, इसलिए मैंने बीएलएलबी कोर्स लिया और मैंने लॉ की डिग्री ली और इसलिए मैं एडवोकेट हूँ। सो आप क्रिमिनल लॉयर हैं सर। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे सीएस हो गए, आईआईटीएंस हो गए, इनके कहीं न कहीं सैलरी डिफाइन रहती है कि इतना तो मतलब आ ही जाएगा, मतलब पैकेज इनके ऊपर रहते हैं। बट हम जब देखते हैं लॉयर, तो मतलब ऐसे कुछ या तो 2 टाइप के लॉयर दिखते हैं, या तो कोई होगा केके सिंघानिया या कोई होगा जॉली एलएलबी का अक्षय कुमार। हुँ। सर एक्चुअली क्या इनका मतलब क्या प्राइस रहता है? मतलब क्रिमिनल लॉयर क्या सैलरी रहती है? क्योंकि आप तो मतलब क्लाइंट से लेते हैं, तो क्या अमाउंट मिलता है? आप लोगों को मिलता है या नहीं मिलता है? तो मिलता है तो कितना मिलता है, एक अप्रॉक्स अमाउंट? देखा जाए तो यहाँ पे अभी बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है एडवोकेट कमाते कितना है। अगर मैं नॉर्मली बताऊँ आपको, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जो फिर से बोलते हैं। जैसे मैं आपको नॉर्मली बताऊँ, तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ लॉयर्स ऐसे होते हैं, जो महीने का 3 करोड़ भी कमाएँ, तो उनके लिए कम है। क्यों मतलब आप ये मानिए कि कम इसलिए है क्योंकि उनके पास उस समय ज़्यादा कस्टमर्स बोल दो या तो आप क्लाइंट्स बोल दो, उनके पास क्लाइंट्स आए नहीं है। तो ये कम बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। मतलब 3 या 30 करोड़ कम है? 3 करोड़ 30 करोड़ कम है, इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के कुछ परसेंटेज मतलब आप 0.1% मान लीजिए, वो लॉयर्स ऐसे हैं जो 1 करोड़ रुपए दिन भी आराम से कमाते हैं, 2 करोड़ रुपए दिन कमाते हैं। तो इसमें आपकी कमाने की जो पैसे की वो है, लिमिटलेस है। और अगर मैं बात अभी सुप्रीम कोर्ट की कर रहा हूँ, ऐसे ही हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आप देखें तो 3-4 लाख रुपए आप बहुत ईज़िली कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास उतना नॉलेज होना चाहिए या और आपका नाम भी होना चाहिए, तो फिर आप कमा भी सकते हैं पैसा। तो सर जैसा आपने कहा कि आपके मम्मी वकील थे, पापा वकील थे, तो ये भी क्रिमिनल लॉयर थे या कोई एक किसी और फील्ड के लॉयर थे? मेरे पापा जो है वो रेवेन्यू के हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मतलब आप प्रॉपर्टीज़ की बात कर लीजिए, उसके लॉयर हैं। मेरी मम्मी थी क्रिमिनल लॉयर और उनके केस बहुत सारे मेरे पास भी आए हैं, तो मेरे को भी उसी में जाने में मज़ा आया, क्योंकि क्रिमिनल से मिलते हैं तो मज़ा भी आता है, एक चीज़ ये है, तो वो चीज़ आ गई थी। सर रेवेन्यू लॉयर क्या होता है जो आपके फादर हैं? रेवेन्यू लॉयर आप ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ की जो प्रॉपर्टी लॉयर बोल दो आप। जैसे जो ज़मीन और लैंड का असर रहता है। हाँ, जैसे खसरे हो गए या तो आपको डाइवर्शन करवाना है, या तो आपको नामांतरण करवाना है, या तो आपको रजिस्ट्री करवानी है। तो जितनी भी चीज़ें या रेवेन्यू का डिपार्टमेंट में आप ये बोल दीजिए रेरा के केसेस आते हैं। तो ये आप मान लीजिए प्रॉपर्टी की ए टू ज़ेड चीज़ें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आता है। तो सर कितने टाइप्स के वकील होते हैं? जैसे आप क्रिमिनल लॉयर हैं, आपके पापा रेवेन्यू, तो इससे इसी तरह कितने टाइप के लॉयर होते हैं? मतलब फील्ड कितने टाइप की और होती है? फील्ड आप देखा जाए तो बहुत टाइप की होती हैं। बेसिक 5। बेसिक 5 में अगर बोला जाए तो क्रिमिनल लॉयर होते हैं, सिविल लॉयर होते हैं और कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं, फैमिली लॉयर्स होते हैं और जैसे मेरे पापा है रेवेन्यू लॉयर। तो ये वो 5 तरह के लॉयर होते हैं। सर ऐसा कोई केस आया हो जो मतलब बड़ा रेवेन्यू सेक्टर इन क्रिमिनल सेक्टर,
कि यार मतलब बहुत पेचीदा केस गया हो, मतलब जज को भी बहुत दिक्कत गई हो ऐसा देने में कि इसका क्या दूँ, गिल्टी और नॉट गिल्टी, ऐसा कोई केस अगर हो आपके? 2011-12 का केस है ये। ओके। एक आदमी था जिसको सुसाइड करनी थी, तो वो अपनी बिल्डिंग पे चला गया, 3 मंजिल 4 मंजिल की बिल्डिंग थी ये, और उस बिल्डिंग के ऊपर जाके बस वो सुसाइड करने ही वाला था, और नीचे उसी बिल्डिंग में एक फैमिली थी जो लड़ रही थी, और उतने में गरमा-गर्मी होते-होते हस्बैंड ने गन निकाल ली। उसने गन निकाल ली और लड़ाई झगड़े करते-करते जो आदमी को सुसाइड करनी थी, वो ऊपर से कूद गया और यहाँ से हस्बैंड ने बंदूक चला दी। वाइफ़ तो बच गई उससे, लेकिन जो कूदा था ऊपर से, उसको वो गोली लग गई। गिरते-गिरते। गिरते-गिरते उसको वो गोली लग गई, और वो केस हमारे पास आया था, और उसमें हमें ये प्रूव करना था कि जिसने गोली चलाई है उसको बचाया कैसे जाए, क्योंकि जो सुसाइड करने वाला ऊपर गया था, उसने तो सुसाइड करने के लिए वो कूद भी गया था, तो उसका मर्डर कैसे करा इसने? तो इस चीज़ का केस हमारे पास आया था, बहुत इंटरेस्टिंग केस था। इसका डिसीज़न भी हुआ था। तो वो तो क्या है, लोग खैर कमेंट में डाल ही देंगे। बट सर जैसे हम देखते हैं कि अपने हिंदुस्तान में गुनाह करना बहुत आसान है, पर पर उसकी जो वो है, सही गिल्टी और नॉट गिल्टी जो होता है, एक फैसला पाना बड़ा मुश्किल है, मतलब न्याय पाना बहुत मुश्किल है, गुनाह बड़े आसानी से किया जा सकता है यहाँ पे। तो इतना टाइम क्यों लगता है किसी भी केस का रिजल्ट आने में? हम देखते हैं कि नॉर्मल से नॉर्मल डिवोर्स केस को भी 5-5 साल खींच दिया जाता है, देखा जाए तो। बाकी क्रिमिनल और रेप केस को तो छोड़ ही दिया जाए। सर इतने छोटे केस को अगर न्याय पाने में इतना टाइम लगता है, तो बाकी इंसान कहाँ जाएगा? मतलब इतना टाइम लगता क्यों है? ऐसा क्या है हमारे पास? ऐसा तो है नहीं कि लॉयर अच्छे नहीं है, लॉयर भी अपने पास फर्स्ट क्लास है सर, अपने पास जजेस भी अच्छे हैं, फिर भी इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारे भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और केसेस हर दिन आए दिन आप देखेंगे तो 100, 200, 300 हर दिन केस होते हैं, और जजेस की संख्या बहुत कम है अपने यहाँ पे। तो आप देखा जाए तो हर जज के पास लाखों केसेस है, और अगर जैसे आपकी बात करें, अगर आप जज बन जाते हैं, तो आपको अगर हम लाखों केस दे देंगे, तो आपको उसका जजमेंट करने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर आप डिबेट भी होती है, उसकी क्रॉसिंग भी होती है, उसमें गवाह भी आते हैं, और हर केस की जो डेट्स होती हैं, वो इतनी आगे बढ़ती जाती हैं, क्योंकि उनके पास केस इतने ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए बहुत समय लगता है इन सब में। तो मतलब एक जज पे इतने ज़्यादा पर्टिकुलर जज पे इतने केसेस आ जाते हैं कि वो पढ़ते-पढ़ते हर फाइल का हाँ, वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। मतलब बर्डन, ओवर बर्डन बोल सकते ओवर हैं। बर्डन बहुत ज़्यादा हो रखा है हमारे यहाँ पे। तो इसलिए हमें दिक्कत जाती है। तो एक कोई ऐसा हमने सुनने में आया था कि एक ऐसा केस हुआ था, जो आप सब मतलब बहुत फेमस केस था, दिल्ली का, वो जो रेप का केस था, आपको पता होगा। तो सर वो केस मतलब पूरा क्लीन किया था, इतना हाई प्रोफाइल चला गया था, ऊपर से इतनी पूरी मीडिया थी, उस पे सब कुछ था। इतना प्रेशर में भी उस केस को मतलब मुजरिम को सज़ा देने में इतना टाइम कैसे लग गया? मतलब कई बार हम देखते हैं कि कोई किसी नेता का बच्चा होता है या भतीजा होता है, तो निकल जाते हैं। तो ये कहाँ हमारा संविधान लूपहोल छोड़ रहा है जहाँ से ये बच के निकल जाते हैं? और इसके लिए क्या करना चाहिए कि ये लोग ना निकलें? मैं अगर आपको सही से बताऊँ तो ये एक मैं एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ आपको। इसमें कोई लूप होल नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे कसाब आया था, आप सबको मालूम है कसाब आया था, उसने AK-47 से लाखों लोगों को मार डाला था। अब जब उसको जेल हुई, तो हमारे भारत को तो ये करना चाहिए ना कि उसको जेल में लाए, उसको मार देना चाहिए डायरेक्ट। लेकिन आपको ये सुन के हैरानी होगी कि कसाब को भी उसके डिफेंस के लिए एक एडवोकेट दिया गया था कि उसके लिए वो क्रॉसिंग करे वहाँ पे। और ये हमारा भारत का संविधान है कि हर आदमी को अपनी बात रखने का अपने अधिकार है। हाँ, हाँ, हमारे हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लूप होल तो कुछ नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से बता सकता हूँ। हमारे यहाँ पे कसाब आया था। कसाब ने लाखों लोगों को मारा, AK-47 ले लेके सब लोगों को झल्ली कर दिया, खूना-खून कर दिया। लेकिन जब उसको पकड़ लिया गया तो हम लोग को क्या क्या करना चाहिए? हमें तो सीधे उसका खून कर देना चाहिए। लेकिन आप ये सुन के हैरानी होगी कि कसाब को भी उसका डिफेंस के लिए एक लॉयर दिया गया था कि वो उसके लिए वहाँ पे डिबेट करे और क्रॉस करे। और क्यों दिया गया था? ये क्योंकि हमारा भारत का संविधान ये कहता है कि हर आदमी को बोलने का अधिकार है। तो इसलिए भी हमारे यहाँ पे जितने नेता हो गए हैं और जो बड़े-बड़े केस हो गए, निर्भया केस हो गया, उसमें इतने गलत तरीके से रेप किया गया था, लेकिन उसमें भी वो जो मुजरिम थे, उनको डिफेंस करने का मौका दिया गया था।
और उसमें बहुत सारी ऐसे अमिटमेंट उसके उस केस के बाद भी बहुत ऐसे-ऐसे अमिटमेंट हुए हैं, जो अब सही हो गए हैं। क्योंकि छोटे-मोटे लूपहोल्स तो रहते ही हैं हमेशा और आगे भी रहेंगे। लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ें आएँगी जिससे वो लूपहोल्स को मिटाया जा सके, तो उसके अमिटमेंट कर दिए जाएँगे। और सर नॉर्मली हम देखते हैं कि लड़कों को फँसाना ही बहुत मुश्किल है, मतलब अगर आपके पास कुछ भी है, मतलब बिना किसी प्रूफ़ के भी लड़कियों की सुन ली जाती है, जहाँ हम देख रहे हैं हमारा जो कानून है आजकल का। तो इसमें लड़के क्या एहतियाती बरतें हैं जिससे वो मतलब थोड़ा सेफ रहें? लड़कियों की सुनी इसलिए भी जाती है, देखिए लड़कियाँ जो होती हैं, उन पे लड़ाई-झगड़ा आप उन पे हार्म तो ऐसे कर नहीं सकते हैं। और जब वो लड़कियाँ थाने में जाती है, तो एक नॉर्मल सा एक इक्वालिटी नहीं है, मतलब कि लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा सुना जाता है। लेकिन लड़कों को भी एक चीज़ ये याद रखनी चाहिए कि भारत का जो संविधान है वो आपके लिए भी है। आपको वहाँ पे जेल में जाके या तो आपको थाने में जाके अगर कुछ बोल रहे हैं तो आपको उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए, तो वो आपकी बात भी सुनेंगे। ऐसा नहीं होता है कि लड़की ने कुछ बोल दिया कि इसने मेरा रेप कर दिया, तो वो सीधा आपको जेल में डाल देंगे। हर चीज़ के लिए आपके पास चीज़ें हैं, आप उनको आवेदन दे सकते हैं या तो आप किसी एडवोकेट को कर लीजिए। तो कानून आपके पास भी है, लेकिन आपको जागरूक रहना पड़ेगा और सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तो आप सही से रहेंगे। ओके, चलो कोई सी ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। हुँ। ओके, तो इसकी कोई एक लास्ट आप कोई एडवाइस जैसे देना चाहें कि ऐसा कोई कानून, ऐसा ऐसा कोई लॉ जो जिससे हमारी आम जनता जब भी जागरूक नहीं है, जो उन्हें नहीं पता है, जो कि आपको लगता है कि शायद उन्हें मालूम होना चाहिए, वो क्या होगा? मैं जैसा बोलना चाहूँगा, आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि हम जो पुलिस से डरते हैं या हम पॉलिटिशियन से डर रहे हैं, रोड पे कोई पुलिस खड़ी है तो हम उससे डर के भाग जाते हैं और हम जज से डर रहे हैं, जिन इतने सारे लोगों से डरते हैं। तो आप इन सब से डरिए मत, क्योंकि ये हमारा भारत का संविधान है जो, वो आपको हर चीज़ का हक देता है। आपको बात करने का हक दे रहा है, आपकी प्राइवेसी का हक दे रहा है, आपके पास बहुत सारे हक हैं। बस आप अपने भारत के जो संविधान है उसको थोड़ा पढ़ लीजिए और आपकी जो संविधान की शक्ति है, उसको आप जानिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं। बस आपको उसको जानना पड़ेगा, इसलिए आपको पहले जागरूक बनें और फिर आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ठीक। तो ये थे राजकिशोर चौहान, मैं हूँ अभय शर्मा, जाट इंडिया न्यूज़ से, आपका चैनल, आपकी खबरें, आपके द्वारा। धन्यवाद।